गुड मॉर्निंग। आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके भागों के बारे में जानते हैं। जहाँ से हम भोजन अंदर लेकर जाते हैं मुंह के द्वारा, मुंह के अंदर यहाँ पर लिप्स के जस्ट अंदर यहाँ पर दांत होते हैं और ये जो बक्कल कैविटी है जिसे मुख गुहा कहा जाता है, इसके फ्लोर पे यहाँ नीचे जीभ होती है, जीवा, जो भोजन का स्वाद पता करने में और भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स होने में मदद करती है। साथ ही साथ जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जब हम उसे निगलते हैं तो ये भोजन को निगलने में भी मदद करती है। उसके बाद है एक आपको ट्यूब की तरह की, नली की तरह की संरचना दिखाई दे रही है, इसे ग्रसिका या ईसोफेगस कहते हैं। ग्रसिका ओपन होती है अमाशय में। अमाशय के बाद है क्षुद्रांत या छोटी आंत जिसे कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर ये जो पूरी बहुत ज़्यादा कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसका डायमीटर कम है, इसको कहते हैं क्षुद्रांत। उसके बाद यह ओपन हो रही है एक थोड़ी सी इससे ज़्यादा व्यास वाली संरचना में जिसे बृहदांत या बड़ी आंत कहा जाता है। ये यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारी है बड़ी आंत या बृहदांत। उसके बाद ये है रेक्टम और एनस। अब इस पूरी आहार नली के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं। एक यहाँ पे आपको अमाशय के जस्ट पीछे लीफ लाइक पत्ती के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं अग्नाशय। और अमाशय के अपोजिट साइड यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सी ग्रंथि दिखाई दे रही है जिसे यकृत कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में ही हमारे एक छोटी सी थैली जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसे पित्त की थैली या पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। और इसका कार्य होता है, यह पित्त को स्टोर करने का कार्य करता है। उसके बाद आपको यहाँ से एक नली दिखाई दे रही है, इसको पित्त नली कहा जाता है। यह पित्त नली अग्नाशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर छोटी आंत में या क्षुद्रांत में ओपन हो रही है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे मुंह में किस किस चीज़ का पाचन शुरू होता है और अमाशय में किस चीज़ का पाचन होता है, छोटी आंत में किस चीज़ का पाचन होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो भोजन हम मुंह में लेकर जाते हैं वह जटिल होता है और उसको दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। छोटे टुकड़ों में तोड़ने से उसका पाचन आसान हो जाता है, एंजाइम्स की क्रिया द्वारा उसका पाचन आसान हो जाता है। तो दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। जो हमारी जीभ है वह उसके ऊपर बहुत सारी जो है रस संवेदी ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के टेस्ट का पता करती हैं। और दूसरा, ये एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मूव करता रहता है। जैसे जैसे हम भोजन को चबाते रहते हैं तो ये भोजन को सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स होने में मदद करता है। साथ ही जब वो भोजन आधा पच जाता है, यानी कि जब उस पर एंजाइम की क्रिया हो जाती है और हम उसको निगलते हैं तो ये जीभ जो है उसको निगलने में भी मदद करती है। अब यहाँ पर हमारे मुंह में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां होती हैं जो एक लिक्विड स्रावित करती हैं जिसको जैसे हम कोई टेस्टी सा कुछ खाना है, खुशबू भी आ रही हो तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ पानी नहीं होता है, वो लार या सलाइवा कहते हैं। उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये अमाइलेज हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने में मदद करता है। तो कई बारी हम जैसे कुछ भी खाना खा रहे होते हैं, चावल है, चपाती है, अगर हम उसको काफ़ी देर तक मुंह में चबाते रहें तो कुछ टाइम के बाद वो हमें थोड़ा सा मीठा लगने लग जाता है, क्योंकि स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही एमिलेज की क्रिया उस पर होती है वह शर्करा में बदल जाता है जो कि स्वीट इन टेस्ट होता है। अब इसके बाद भोजन जो है ग्रसिका के द्वारा, इसोफेगस के द्वारा आमाशय में जाता है और ये एक स्पेशल तरह की मूवमेंट होती है आहार नली की, ग्रसिका की, जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस, जो भोजन को आगे भेजने में मदद करती है। यहाँ पर आमाशय में आने के बाद भोजन को आमाशय में जैसे ही आता है वैसे ही आमाशयिक रस आमाशय में स्रावित होता है, जिसमें 3 प्रकार के जूस स्रावित होते हैं। सबसे पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। सो आमाशयिक रस में
तीन जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, एक है HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। जो पेप्सिन है वो एक एंजाइम है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अब HCl क्यों स्रावित होता है? HCl पेप्सिन की एक्टिविटी में सहायक है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेप्सिन को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए और वो अम्लीय माध्यम HCl बनाता है। उसके बाद अब HCl क्योंकि एक अम्ल है, ये अमाशय की भीतरी भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उस अमाशय की भीतरी भित्ति को इस अम्ल के प्रभाव से बचाने के लिए कुछ ग्रंथियां अमाशय में म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो ये म्यूकस जो है इस अमाशय की भीतरी भित्ति को अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा देता है, मतलब ये एक तरीके की एक लाइनिंग बना देता है जिससे सीधा अम्ल अमाशय की भित्ति को नुकसान ना पहुंचा पाए। उसके बाद तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमारे मुख गुहा में किसका पाचन हुआ? स्टार्च का पाचन हुआ। उसके बाद हमारे अमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का पाचन हुआ। आपने एक एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंजाइम्स के याद रखने हैं। उसके बाद ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर छोटी आंत में यानी कि क्षुद्रांत में जाता है। अब क्षुद्रांत में जाने के बाद 3 तरह की ग्रंथियां अपने रस स्रावित करती हैं। पहली ग्रंथि है अग्नाशय, दूसरी है यकृत और तीसरी जो हमारी क्षुद्रांत है इसी की भीतरी भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो कि पाचक रस स्रावित करती हैं। सबसे पहले हम यकृत से स्टार्ट करते हैं। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। वो पित्त रस 2 इंपॉर्टेंट कार्य करता है। एक कार्य ये करता है कि वह क्षुद्रांत में एल्केलाइन मीडियम बनाता है। अब यहाँ पे अम्लीय माध्यम चाहिए था, यहाँ पर एल्केलाइन मीडियम चाहिए, क्योंकि जो अग्नाशय से एंजाइम आ रहे हैं उनकी क्रिया के लिए एल्केलाइन मीडियम आवश्यक है। अब एक तो हो गया ये एल्केलाइन माध्यम बना रहा है, दूसरा ये पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। अब वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने से क्या फायदा होता है कि जो वसा को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम है उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो लाइपेज द्वारा वसा का पाचन आसान हो जाता है। तो पित्तरस के 2 इंपॉर्टेंट कार्य क्या हैं? सबसे पहला है यह छोटी आंत में एल्कलाइन मीडियम तैयार करता है जो अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम्स की क्रिया के लिए आवश्यक है, और छोटी आंत से भी जो ग्रंथियां रस स्रावित करती हैं उसमें जो एंजाइम होते हैं उसकी क्रिया के लिए भी एल्कलाइन मीडियम आवश्यक होता है। दूसरा कार्य क्या है कि यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है जिससे उनका पाचन आसान हो जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। अब अग्नाशय की क्रिया पे आते हैं। अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस को अग्नाशयिक रस कहा जाता है। उसमें सबसे पहले तो 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम, आपकी बुक में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, हायर क्लासेस में यू विल लर्न मोर। सो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम आपकी बुक में दिया हुआ है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। तो इन एंजाइम्स की क्रिया द्वारा प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड्स में या आखिर में अमीनो अम्ल में बदल जाता है और जो वसा है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में बदल जाती है। तो अब इसके बाद भोजन का पूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में हो जाता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। अब भोजन के पूर्ण पाचन के बाद जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत की भीतरी भित्ति के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत की भीतरी भित्ति में इस तरह की उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। ये दीर्घरोम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दूसरा, इनमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं ताकि पचा हुआ भोजन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे रुधिर में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे शरीर की हर कोशिका तक चला जाए। तो दीर्घरोम के 2 कार्य क्या बताएंगे? ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इनमें बहुत अधिक जो है ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें भोजन का अवशोषण होता है और पचा हुआ भोजन रुधिर के द्वारा शरीर के हर भाग में चला जाता है। उसके बाद जो बिना पचा हुआ भोजन है और जल है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भी छोटी आंत की तरह ही इसकी भीतरी भित्ति पर
दीर्घरोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर भोजन का अवशोषण नहीं होता। यहाँ पर बिना पचे हुए भोजन में से जल और खनिज लवण का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद जो बिना पचा हुआ भोजन है वो रेक्टम में स्टोर रहता है और अंत में अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई शाकाहारी और मांसाहारी में अलग अलग होती है। शाकाहारी की छोटी आंत अधिक लंबी होती है। इसका कारण ये है जो शाकाहारी हैं उनके भोजन में सेलुलोज होता है, घास वगैरह जो खाते हैं तो वो सेलुलोज, क्योंकि उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज का पाचन कठिन होता है। और जो मांसाहारी हैं वो मीट खाते हैं, तो कंपैरेटिवली अगर दोनों की तुलना की जाए तो सेलुलोज के पाचन की अपेक्षा मांस का पाचन आसान है। तो सेलुलोज को पचाने में अधिक समय लगता है, इसीलिए शाकाहारियों की जो छोटी आंत है उसकी लंबाई अधिक होती है। अब हम एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ एंजाइम्स के नाम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां एक रस स्रावित करती हैं जिसे लार या सलाइवा कहा जाता है। उसमें जो एंजाइम होता है उसको सलाइवरी अमाइलेज या एमिलेज भी कह सकते हैं आप। ये एमिलेज स्टार्च को शर्करा या माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद आमाशय में एक एंजाइम है पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने में सहायक है। तो यह प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स में और अंत में अमीनो अम्ल में बदल देता है। तीसरा उसके बाद है अग्नाशयिक रस के हमने दो एंजाइम बताए। एक हमने बोला ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, दूसरा हमने बताया एमिलेज। एमिलेज आपकी बुक में हालांकि मेंशन नहीं है, लेकिन एमिलेज भी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे रिलीज होता है। दूसरा आप लर्न करेंगे लाइपेज। लाइपेज वसा को पचाने वाला एंजाइम है। उसके बाद हमने पित्रस के दो इंपॉर्टेंट कार्य किए। पहला कार्य था कि यह छोटी आंत में एल्कलाइन मीडियम तैयार करता है और दूसरा यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहा जाता है। उसके बाद जो छोटी आंत के अंदर वाली भित्ति में जो ग्रंथियां रस स्रावित करती हैं वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कर देती हैं। यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे? छोटी आंत में। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। थैंक यू।